सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुग्रैबर। और आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ फिर से हाजिर हुए हैं। वो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम आ रहे हैं, बीएड का एग्ज़ाम आ रहा है, एमए का एग्ज़ाम आ रहा है ना। इस तरीके से बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एसएससी के भी, और अभी हाल ही में डीएसएसबी के भी निकल चुके हैं। तो और यूपीएससी के लिए तो ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं यहाँ पर सबका नाम तो नहीं ले पाऊँगी, बट जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब में जो पॉलिटी का जो पार्ट होता है वो कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। और पॉलिटी के पार्ट की जब बात आती है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है वहाँ पर? इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और बच्चे उन बहुत सारे आर्टिकल्स को देख के फिर आर्टिकल्स को छोड़ ही देते हैं कि कौन इतने सारे आर्टिकल्स को याद करेगा, है ना। सो इसीलिए मैं यहाँ पर आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हो रहे हैं उनकी सीरीज़ यहाँ पर लेकर आई हूँ। उसका ये पार्ट 1 है। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि जो मैं आगे के भी पार्ट्स अपलोड करूँगी वो भी आप तक पहुँच सकें। और अगर आपको उनकी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल वाला आइकन है उसका भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस सारी के सारी वीडियोज़ की यहाँ पर मिलती रहें। ओके। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं मैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बिकॉज मैं यहाँ पर बहुत सारे लेटेस्ट न्यू अपडेट्स लेकर आती हूँ। एडमिशन से रिलेटेड जितने भी न्यू कोर्सेज़ होते हैं उनसे रिलेटेड कोर्स के बारे में लेकर आती हूँ, और एग्ज़ाम्स के बारे में लेकर आती हूँ, किस तरीके से उनकी सीट्स होती हैं, कैसे उनको फिल किया जा सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स भी लेकर आती हूँ। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ नोट्स लेकर आई हूँ ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा बिकॉज यहाँ पर मैं अपना पार्ट 1 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो एक एक आर्टिकल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं भी जा रहे हो तो भी आपको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एटलीस्ट कुछ मेन आर्टिकल्स तो पता ही होने चाहिए बिकॉज हम भारत के नागरिक हैं, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब हमारे दिमाग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं ना, जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि ऐसा क्या है सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बिना किसी डाउट के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स है। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मुझे फंडामेंटल राइट्स से स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि लाइक आपको इनका एक एक आर्टिकल आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। ओके, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स याद नहीं है तो आपके बाकी के जितने आर्टिकल्स होते हैं उनको याद करने का आपको कोई इतना मतलब नहीं बनता बिकॉज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स ही हैं। और जस्ट बिकॉज ये आपको एग्ज़ाम के लिए याद करने के लिए नहीं ज़रूरी होनी चाहिए, या आपको अपनी रियल लाइफ में भी याद रखनी चाहिए बिकॉज आपको जब तक अपने अधिकार नहीं पता होंगे आप उनकी मांग कैसे करोगे, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स पहले समझते हैं होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स मुझे लगता है कि मोस्टली सारे बच्चों को पता ही होंगे, बट फिर भी जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें गारंटीड होते हैं। ओके, यानी कि जिनकी वायोलेशन पर हम कोर्ट में जा सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। ओके, जैसे कि कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है आपके सेक्स को लेकर, आपके जेंडर को लेकर, जो कि इसमें एक राइट टू इक्वालिटी का भी एक अंदर आर्टिकल है, तो उसका वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अपनी उस हनन को लेकर, यानी कि मेरा ये एक्सप्लॉयटेशन किया गया है या फिर मेरा ये राइट का हनन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसके खिलाफ में एक्शन लेगा। जो आर्टिकल्स जैसे जैसे यानी कि कौन कौन से आर्टिकल्स कौन कौन से राइट्स को डिफाइन करते हैं वो इस वीडियो में आपको बताऊंगी। जस्ट बिकॉज आपको एक एक आर्टिकल स्टार्ट कराने से पहले मैं चाहती थी कि मैं आपको एक छोटा सा क्लासिफिकेशन दे दूं कि कौन से टाइप के राइट्स कौन कौन से आर्टिकल्स में होते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्लासिफिकेशन लिखा है ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा ईजी हो जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। ओके, राइट टू इक्वालिटी जो आपको मिलेगा आर्टिकल 14 से लेकर 18 में मिलेगा, यानी कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। ओके, ये आर्टिकल क्या है उसके बारे में आपको आगे जाके मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी बिकॉज जब हम इंडिविजुअली बताऊंगी मैं आपको आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आगे लेकर आने वाली हूँ, अगर आप उनको इन डेप्थ या इन डिटेल्स में थोड़ा सा जानना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए या कोई इंपॉर्टेंट बुक्स चाहिए या मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मेरी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और आप वहाँ पर जस्ट सिंपली क्या टाइप के कर सकते हो, एजू ग्रैबर भी टाइप कर सकते हो, एजू ग्रैबर।
ओके, आप जस्ट सिंपली एजोग्राबर टाइप करोगे तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। सो यहाँ पर मैं अपने सारे के सारे लेटेस्ट जितने भी अपडेट्स होते हैं वो भी लेकर आती हूँ और नोट्स एंड इंपॉर्टेंट बुक्स भी लेकर आती हूँ। सो प्लीज़ फटाफट से इसको ज्वाइन कर लेना। सो आगे बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। राइट टू फ्रीडम हमारी कौन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22 में। यानी कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक हमें क्या बताता है? राइट टू फ्रीडम बताता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सबके आगे राइट टू लगा है तो वो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन कर देते हैं, जो कि इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अगर आप राइट टू एक्सप्लॉयटेशन बोलोगे यानी कि आपको किसी का एक्सप्लॉयटेशन करने का अधिकार है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपको यहाँ पे याद रखना है कि टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। ओके, तो ये आपको कौन कौन से आर्टिकल बताते हैं? आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ओके, सो अगर हम बात करें आगे है हमारा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ओके, राइट टू, एक सेकेंड इसको रफ कर देती हूँ। रफ कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट राइट क्या है? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम का। ओके, क्या है? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम का। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आपको कौन कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। सो आप घबराइएगा मत कि आर्टिकल क्या क्या है, वो मैं आपको आगे अभी नीचे बताऊंगी, सबके हेडिंग वाइज, टाइटल वाइज आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी कि आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। ओके, आगे जो आएंगे एजुकेशनल और कल्चरल, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो हैं हमारे किस में? आर्टिकल 29 में है एंड 30 में। यहाँ पे आपको एक बताने की बात मैं कोशिश करूँगी कि इसके बाद जो आर्टिकल होगा वो आर्टिकल 32 होगा। सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि 31 आर्टिकल कहाँ गया? 31 जो आर्टिकल था वो पहले था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का, जो कि अब अमेंडेड कर दिया गया है। ओके, अमेंडमेंट के बाद उसको राइट टू आर्टिकल को हटा दिया गया है। सो जस्ट पहले हमारे पास कितने थे? यानी कि 7 फंडामेंटल राइट्स थे और नाउ हमारे पास कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, सो आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी कि इसका मतलब क्या बनता है कि यहाँ पर ऊपर के जितने भी ये मैंने आपको अभी बताए फंडामेंटल राइट्स, अगर उनका वायोलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, यानी कि उसका रेमेडी लेने के लिए, यानी कि अब क्या किया जाए उसके लिए, यानी कि आपके किसने जिनका भी हनन किया है, यानी कि आपके किसी भी राइट का जिसने भी हनन किया है, चाहे वो स्टेट हो कोई इंडिविजुअल हो, तो उनके अगेंस्ट में क्या क्या एक्शन लिए जाने चाहिए या जो भी सारे प्रोविजंस होते हैं वो कहाँ पे लिखे गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। और ये जो है आप यहाँ पर जितने भी स्टार लगा सकते हो लगा लो भाई, बिकॉज ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। बिकॉज अगर आर्टिकल 32 नहीं है तो जितने भी आर्टिकल हमने ऊपर पढ़े उनका कोई मतलब ही नहीं बनता। बिकॉज अगर आप उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं करवा पाओगे तो जो बाकी के जितने भी मैंने आपको ऊपर आर्टिकल्स बताए वो सिर्फ लिखने मात्र रह जाएंगे, मतलब उनका इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी में एक जस्ट सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि एक जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए, एक समतापूर्ण समाज बनाने के लिए, एक इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी बनाने के लिए जितने भी वो हैं हमारे जो अपने अभी मैंने आपको राइट्स बताए उन सब का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो किन के थ्रू होगा? थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ओके, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होगा। सो अगर हम आगे बात करें, अब मैं आपको क्या बताऊंगी? अब मैं आपको बताऊंगी पर्टिकुलर आर्टिकल वाइज, यानी कि अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि राइट टू इक्वालिटी कितने आर्टिकल्स में बताई गई है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कितने आर्टिकल्स में बताया गया है ना। इस तरीके से मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन देने की कोशिश की थी ताकि जितने मैं आगे आपको आर्टिकल्स बताऊँ वो आपके दिमाग में पहले से ही फिट हो कि हाँ इसके बाद इस टाइप के आर्टिकल्स जो हैं वो आते हैं, इसके बाद इस टाइप के आर्टिकल्स आते हैं। सो जस्ट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और याद करने में थोड़ी सी आपको क्या हो? आसानी हो। ओके, सो आगे हम चलते हैं। आगे जो हमारा सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 12 की। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत जगह देखा है और बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। डिफरेंट पार्ट्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बटा गया है। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे पार्ट 3 में है और हमारे पार्ट 4 में क्या है?
DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पार्ट 3 आपको याद रखना है कि पार्ट 3 में अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच पार्ट द फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड और रिटन, है ना। तो पार्ट 3 उसका आंसर होगा। सो इसको मैं हटा देती हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब इनको आर्टिकल वाइज। आर्टिकल हमारे कितने से लेके कितने तक दिया गया है? आर्टिकल 12 से लेके 32 तक हमें फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। उसके बाद के जो कुछ आर्टिकल्स हैं, वैसे 35 तक प्रोविजन है, लेकिन उसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेट करके ही कुछ आर्टिकल्स लिखे गए हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जस्ट एक सर्टेन एक्सेप्शंस जो वो होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, फिर कुछ केसेस होते हैं, उनके रिगार्ड में लिखे हुए हैं आर्टिकल 34, 35, 33, है ना, इस तरीके से। बट जो मेन आर्टिकल है हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक ही हैं। तो मैं यहाँ पर, जैसे कि हमारी सीरीज़ का भी नाम है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जस्ट मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कराने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके लिए मैं आपके स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता देती हूँ कि आपको पता होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे सोर्सेज से बना है, यानी कि हमने अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ अच्छी बातें लेकर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? USA से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, सो प्लीज़ आप इसको याद रखना कि हमने कहाँ से लिए हैं? USA से लिए हैं, बिकॉज डिफरेंट प्रोविजंस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस लिए गए हैं। जैसे कि इमरजेंसी की जो प्रोविजन है वो जर्मनी से लिए हैं, है ना। इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वो सोर्सेज की लिस्ट भी अगर आप चाहते हो तो मैं वो भी लेकर आऊँगी अपनी प्ले लिस्ट में। वो इंपॉर्टेंट है, आई थिंक मुझे लेकर आनी चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं आगे की जितने भी इसके पार्ट्स लेके आने वाली या फिर जितने भी और लेटेस्ट वीडियोस लेकर आऊँगी उन सबको नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम आर्टिकल वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या बताता है? इसमें हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है, यानी कि आप स्टेट किसको बोलोगे। इसमें क्या क्या लिखा गया है यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। ओके, तो स्टेट में क्या लिखा गया है कि स्टेट आपका क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होगी, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स होंगे, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स होंगे, ठीक है, और अदर जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, तो उन सबको आप क्या मान सकते हो? स्टेट की डेफिनेशन में मान सकते हो। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों है कि इस आर्टिकल में आपको क्या बताया गया है कि कोई भी अगर ऐसा ऑर्डर या ऑर्डिनेंस या लॉ अगर कोई ऐसा इम्प्लीमेंट हो जाता है, इम्प्लीमेंट यानी कि कोई ऐसा लॉ पास हो जाता है जो किसी ना किसी फंडामेंटल राइट का क्या करता हो? हनन करता हो या फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता हो, तो उस लॉ को क्या बोल दिया जाएगा? नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब है उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर द गारंटेड राइट्स और इसका कोई भी एक्सप्लोइटेशन वायलेशन नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या बताता है? राइट टू इक्वालिटी के अंडर आता है, जो हमें क्या बताता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात मैं आपको बताती हूँ कि इक्वालिटी ऑफ बिफोर ऑफ लॉ जो है ये हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सोर्स है। क्या है हमारा? ध्यान देना है यहाँ पर, बिकॉज ये जो आर्टिकल है यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो प्रोविजन है वो हमने USA से लिया है। चिंता मत करो, मैं दोनों का डिफरेंस आपको बताऊँगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? इसको एक नेगेटिव कंसेप्ट बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नेगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी की तरह यहाँ पर नेगेटिव कंसेप्ट एंड पॉजिटिव कंसेप्ट का बात क्या है, क्या मतलब निकलता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कंसेप्ट एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट। किस सेंस में मैं आपको इजी वर्ड्स में बताती हूँ। ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कंसेप्ट कैसे है कि यहाँ पर ये क्या बताता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आपका किसी भी तरीके का आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है, कई बार SC ST के लिए जो रिजर्वेशन है, OBC के लिए रिजर्वेशन है ना, तो ये क्या बोलता है? ऐसा कुछ भी नहीं रखेंगे हम, यानी कि हम एक एक सिटीजन को पूरा इक्वल मानेंगे। तो ये क्या है? ये कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन करने से रोक रहा है, तो यानी कि ये एक नेगेटिव कंसेप्ट हो गया। और दूसरा क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये क्या बोलता है कि आप कुछ जो जैसे कि पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाइए, कुछ ऐसे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बनाइए जिससे कि वो लोगों के बराबर आ सके। जैसे कि रिजर्वेशन क्यों दिया गया है?
रिजर्वेशन इसलिए दिया गया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा समाज में पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनका जो समाज में भागीदारी है बहुत कम है ना। तो उनको बाकी लोगों के समान लाने के लिए उन्हें क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन यहाँ पर कोई लिखा नहीं, ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ओके, तो यानी कि ये आपको क्या बताता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट देयर शुड बी अ रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। रीजनेबल क्या होता है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, है ना। जैसे कि SC ST हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, तो अगर आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हो तो यानी कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो, आप रीजनेबल ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, दोनों को अपना रखा है। कैसे अपना रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के अंदर दोनों ही लिखे हुए हैं। ओके, अब इन दोनों में आपको डिफरेंस बताती हूँ कि किस तरीके से लिखे हुए हैं। इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ की जो बात है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बोलता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की निगाह में, नज़र में जितने भी लोग होंगे वो समान होंगे। यानी कि एक कानून की, बोलते हैं ना, आपने डायलॉग सुना होगा मूवीज़ में कि कानून की नज़र में सब समान होते हैं, यानी कि जस्टिस सबके लिए एक जैसा है, पनिशमेंट सबके लिए एक जैसी है। तो ये किस तरीके का लॉ है, ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून से पहले, यानी कि कानून के समक्ष सब लोग क्या हैं, समान हैं, इक्वल हैं। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, यानी कि जो समाज में वंचित वर्ग रह गए हैं, वंचित वर्ग यानी कि जैसे कि SC हो गए, ST हो गए, या फिर आपने देखा होगा कि फीमेल रिजर्वेशन भी है कई चीज़ों में, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में है ना। तो इस तरीके की हम प्रोविजंस ला सकते हैं फॉर रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, ताकि हम उनको यहाँ पर यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ तक के कंसेप्ट में, यानी कि वहाँ तक ले जा सकें कि वो बाकी लोगों के समान आ सकें। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, दोनों का समन्वय है, यानी कि दोनों को मिला रखा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं, जैसे कि मैं सोच भी रही हूँ कि ऐसे कुछ कंसेप्ट को लेकर वीडियोस लेकर आऊँ जो बच्चों को क्लियर नहीं होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके या टेलीग्राम पर भी मैसेज करके बता सकते हो कि आपको ऐसे कंसेप्ट की वीडियो चाहिए या नहीं। ओके, सो अभी के लिए मैं इसको हटा देती हूँ, बिकॉज अगर मैं एक एक कंसेप्ट ऐसे बताने लगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे अगर जो हम बात करते हैं वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, यानी कि आर्टिकल 15 हमें क्या बता रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी एक एग्जांपल दिया था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर, है ना, कि यहाँ पर रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन जो है क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है। आर्टिकल 15 में ये और भी क्लियर हो जाता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, दैट मीन्स अगर आप किसी भी सेक्स से रिलेटेड हो, यानी कि आप महिला हो या पुरुष हो, अगर आप किसी जाति से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, किसी कास्ट से रिलेटेड हो, आपका कहीं पर बर्थ हुआ है, तो उस बेसिस पर आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, यानी कि उस बेसिस पर आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेने से या किसी जगह पर काम करने से नहीं रोका जा सकता। ओके, और खास करके जो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं, जैसे कि आप थाने में FIR करवाने गए, तो आप वो आपको ये नहीं बोल सकते कि आप इस जाति से बिलोंग करते इसलिए हम आपकी FIR नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो क्या होगा, आर्टिकल 15 का वायोलेशन होगा। ऐसे जितने भी प्रोविजंस होंगे, यानी कि जितने भी इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होंगे जो कास्ट, रेस, जेंडर, इन सब के बेसिस पे किए जा रहे हैं, वो सब आर्टिकल 15 का वायोलेशन होंगे। आर्टिकल 16 क्या बताता है, वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि काम करने के या कहीं पर पढ़ने के जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो सबके लिए समान होंगी। यहाँ पर भी एक तरीके से सेम ही है कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में सब लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी वो बराबर की दी जाएगी। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, अगर मैं एक एक आर्टिकल का बताने जाऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं जस्ट आपको एक सिंपल फॉर्म में क्या क्या आर्टिकल क्या होता है वो मैं आपको सिंपल फॉर्म में यहाँ पे बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो जस्ट आर्टिकल 17 पे बढ़ते हैं। आर्टिकल 17 क्या बताता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे समाज में सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले का मतलब है कि काफ़ी पहले अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, है ना, जिसके रिमूवल के लिए, यानी कि जिसको हटाने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत ज़्यादा काम भी किया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए, बिकॉज एक अनटचेबल उनको माना जाता था, लोग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो ये अनटचेबिलिटी हमारे समाज में पहले खुले तौर पर प्रैक्टिस की जाती थी, है ना। लेकिन अब हमने क्या सोचा था, बिकॉज हमें भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाना है, तो वहाँ पर अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये क्या है, ह्यूमन लाइफ के, यानी कि ह्यूमन बीइंग होने के नाते एक उसके
डिग्निटी को और उसके अस्तित्व को चोट पहुंचाना। बिकॉज आप किसी को अनटचेबल कैसे बोल सकते हो जब उसके पास भी 2 हाथ हैं, आपके पास भी 2 हाथ हैं, उसके भी दो पैर हैं, सॉरी, और आपके भी 2 पैर हैं, तो आप उसको अनटचेबल कैसे बोल सकते हो? जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ रेस। तो ये क्या है? ये अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी करता है, यानी कि कोई भी आपके साथ अछूत व्यवहार नहीं कर सकता, कि यानी कि आपको घर में रुकने से मतलब है कि जैसे क्या कोई जानने वाला है तो आप उसको उस बेसिस पर नहीं आने के लिए मना कर सकते कि आपका रिलीजन ये या फिर कास्ट है। आप किसी मंदिर में जाने के लिए किसी को नहीं रोक सकते कि आप निचली जाति के हो तो आप इस मंदिर में एंटर नहीं कर सकते, है ना। तो ये होता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे आर्टिकल 18 पर। आर्टिकल 18 क्या बताता है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि ये आर्टिकल क्या है। तो ये आर्टिकल मैं आपको सिंपल फॉर्म्स में बताना चाहूँगी कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स क्या होता है। कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भारत में तो वो कुछ टाइटल्स देती थी लोगों को। जैसे कि आपने जितने पुराने गवर्नर या किसी जनरल का नाम सुना होगा, तो जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको देती हूँ, सर लॉर्ड बेंटिंग। जो सर यहाँ पर लगा था, यानी कि जो सर यहाँ पर आगे लगा हुआ है, वो उनका नाम नहीं है, वो उनको उपाधि दी गई है, यानी कि वो उनको टाइटल दिया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि ऐसे किसी भी तरीके के टाइटल का हम अबोलिशन करते हैं, यानी कि जितने भी ब्रिटिश सरकार से या, और यहाँ पर एक और प्रोविजन है कि आप किसी फॉरेन कंट्री से भी कोई टाइटल नहीं ले सकते हो। यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप किसी बाहर की कंट्री का कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि भारत रत्न होते हैं, पद्मश्री होता है, पद्म भूषण होते हैं, तो वो सब क्या है? वो एजुकेशनल या फिर मेरिट बेस पे दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है? आपको एजुकेशन या मेरिट बेस पर मिले हुए टाइटल्स तो चल सकते हैं, वो मान्य हैं, लेकिन अगर कोई आपको किसी बाहर की कंट्री से मिला गया है या फिर एजुकेशनल या मेरिट को छोड़कर किसी बेसिस पे मिला हुआ है, यहाँ पर मिलिट्री भी इंक्लूडेड है, मिलिट्री को भी छोड़ के किसी बेसिस पे मिला हुआ है, तो वो सब टाइटल्स का क्या हो जाएगा? अबोलिशन हो जाएगा। बिकॉज वो बाकी लोगों के साथ एक अनफेयर तरीके का जो है माहौल क्रिएट कर देगा। तो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18। आर्टिकल 19 क्या है? राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम के अंदर 6 इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं? 6 इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स बताई गई हैं। अब इस 6 इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स के बारे में मैं आपको भी आगे, यानी कि जब इस वीडियो में ही आगे बताऊंगी, बिकॉज अगर मैं उनको एक एक करके बताने लग जाती तो हम थोड़ा लेट हो जाते हैं वीडियो को आगे बढ़ाने में। तो मैंने सोचा कि मैं आपको पहले आर्टिकल वाइज बताती हूँ और उसके बाद जो आर्टिकल 19 की जितनी भी वो हैं 6 फ्रीडम है उनको मैं आपको क्रोनोलॉजिकल उसमें ऑर्डर में बताऊंगी। बिकॉज जो क्वेश्चन होते हैं पेपर में क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर करने के लिए आते हैं। मैंने ये क्वेश्चन देखे हुए हैं कि इनको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर करिए। 6 फ्रीडम आपको दे देते हैं या फिर कोई 4 दे देंगे, उनको बताएंगे कि आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कर दो। उसका मतलब होता है कि आप उनको सबसे पहले कौन सी आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, तीसरी कौन सी आएगी, इस ऑर्डर में इनको फिक्स कर दो। ठीक है, तो ऐसी जो 6 फ्रीडम है आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो आगे अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 के बताते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन आर्बिटरी पनिशमेंट, यानी कि अगेंस्ट आर्बिटरी पनिशमेंट। इसका मतलब मैं आपको बता, यानी कि इट डील्स विद कन्विक्शन, यानी कि पनिशमेंट के साथ डील करता है। और इसमें तीन तरीके की एक स्टेटमेंट या बोलो एक वर्ड या फिर एक टर्म ज़रूरी है। पहली है नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ, सेकंड है नो डबल जियोपार्डी एंड थर्ड है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। डरो मत, मैं इन तीनों का मतलब आपको बता रही हूँ। नो सेल्फ एक्सपोज्ड फैक्टर लॉ, ये थोड़ा वर्ड अजीब सा लेकिन इसका जो मतलब है बहुत ही आसान है। ठीक है, इस जो शब्द है इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी इंसान को उसके अपराध के, या तो प्रेजेंट में उसने अपराध किया हो या फिर फ्यूचर में किया हो, ठीक है, उसके लिए आप उसको दे सकते हो, सज़ा दे सकते हो, यानी कि, या फिर पास्ट के लिए नहीं दे सकते लेकिन, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये है कि मान लो आज आपने एक कानून बनाया, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको कानून बता रही हूँ, ठीक है। मान लो आपने एक कानून बनाया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन उसी कानून के अकॉर्डिंग, यानी कि जो चीज़ आपने उस कानून में प्रोहिबिशन लिखी हुई, यानी कि करने से मना की हुई है, वो किसी ने पास्ट में की हो, तो आप उस ऐसे बंदे को क्या कर सकते हो? सज़ा नहीं दे सकते हो, बिकॉज उस टाइम पर वो लीगल था, लेकिन आज वो इलीगल है। जैसे मैंने आपको अनटचेबिलिटी बताया है ना, अनटचेबिलिटी जैसे कि आज एबोल्यूशन हो चुका है, यानी कि आज वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है कि इसका वायोलेशन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन अगर किसी बंदे ने उस टाइम पर अनटचेबिलिटी को फॉलो किया हो जब ये लॉ नहीं बना था, तो उसको आप आज की डेट में सज़ा नहीं दे सकते, बिकॉज उस टाइम पर इस तरह का कोई कानून या प्रावधान क्या नहीं था, मौजूद नहीं था। ठीक है, तो ये होता है एक्सपोज्ड फैक्टर का मतलब। उसके बाद जो सेकंड यहाँ पर टर्म आएगी वो है नो डबल जियोपार्डी, यानी कि किसी पर्सन को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। ओके,
उसके बाद जो थर्ड टर्म इसके अंदर आती है वो है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी इंसान को अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि आप उसको राइट टू रिमेन साइलेंट भी बोलते हैं कुछ लोग। तो आप किसी अपराधी को उसके खिलाफ खुद ही गवाही देने के लिए क्या नहीं कर सकते, विवश नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद अगर हम आगे बात करें, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी कि आप किसी भी पर्सन को उसकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से क्या नहीं कर सकते, डिप्राइव नहीं कर सकते। इसमें किस तरीके की लिबर्टी आती है, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन वाटर, यानी कि सभी को स्वच्छ पानी पीने का और स्वच्छ क्या बोलते हैं उसको, हवा लेने का अधिकार है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे इसमें लिस्ट हैं। अगर आप लक्ष्मीकांत देखोगे तो उसमें आपको इस तरीके के बहुत सारे आर्टिकल की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें राइट टू प्राइमरी एजुकेशन है, राइट टू रेपुटेशन है, राइट टू शेल्टर है, राइट टू मैरी है। इस तरीके के बहुत सारे आर्टिकल्स यानी कि उसमें बहुत सारे राइट्स जो हैं उसमें लिखे हुए हैं। आप उसमें से कुछ जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता भी दिए हैं, और चाहो तो पूरी लिस्ट देखने के लिए आप लक्ष्मीकांत में पूरी लिस्ट देख सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे बताने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे लाइक को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज आपका एक लाइक या फिर सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं आगे और भी वीडियोस लेकर आऊँगी और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो अभी के लिए हम आगे चलते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बताना चाहूँगी, जो यहाँ पर शायद मैं लिखना भूल गई हूँ। वो है आर्टिकल नंबर 21A। ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने स्टार बना सकते हो बना लो, ठीक है। आर्टिकल 21A जो है, इसको अमेंड करके लाया गया था। कब लाया गया था? 86 अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था 2002 में। 2002 में आर्टिकल 21A को 21 आर्टिकल में ही क्या कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया था एज ए प्रोविजन, यानी कि आर्टिकल 21A बना दिया गया था। इसमें क्या बताया गया था, राइट टू एजुकेशन दिया गया था। राइट टू एजुकेशन का मतलब ये क्या बताता है आपको कि एज 6 to 14, कितनी याद रखना इसको, एज 6 to 14। 6 to 14 को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कौन देगा, स्टेट देगी। तो आर्टिकल 21A के अंदर 6 to 14 तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बताई गई थी। वो प्रोविज़न ऐड किया गया था। मैं यहाँ पे लिख भी देखती हूँ, बाय कौन से अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट 2002। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ को लिख लेना, बिकॉज ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 86 अमेंडमेंट 2002 के थ्रू आर्टिकल 21A को क्या किया गया था, ऐड किया गया था। तो आगे चलते। सो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 22। और आर्टिकल 22 किसके बारे में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये क्या बताता है, इसका मतलब है कि जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो उस अरेस्ट के लिए आपको रीज़नेबल जो है ग्राउंड्स बताने कंपलसरी हैं कि किस बेसिस पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद आपको एक फ्री लॉयर होने का पूरा अधिकार है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जब आपको अरेस्ट किया जाएगा विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के आगे उनको क्या करना होगा, प्रेजेंट करना होगा। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 23, जो क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब है मानव तस्करी, यानी कि मानव तस्करी जो होती है उसका प्रोहिबिशन है, आप वो नहीं कर सकते। और फोर्स लेबर, जिसको हम पहले बंधुआ मजदूरी भी बोलते थे, तो वो प्रैक्टिस में करना भी यहाँ पे क्या है, प्रोहिबिट है। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 24, जो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि आप चिल्ड्रन को, यानी कि 14 साल से कम रो में, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 14 साल माइनस, यानी कि 14 से कम के उम्र के बच्चों को आप हज़ार्डियस एक्टिविटीज़ और फैक्ट्रीज़ में क्या नहीं कर सकते, एम्प्लॉय नहीं कर सकते, यानी कि उनसे काम नहीं करवा सकते। उसके बाद आता है आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आपको अपने रिलीजन को कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेशन करने का पूरा क्या है, फ्रीडम है। यानी कि आपको अपने धर्म को मानने का, उसका प्रचार करने का, उसको प्रैक्टिस करने का, ठीक है, उसको कंसाइंस यानी कि उसको मानने का, ठीक है, इन सब का क्या है, आपको अधिकार है आर्टिकल 25 के अंदर। जैसे कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन के अंदर भी बताया था कि एजुकेशनल और कल्चरल राइट आते हैं 25 के बाद। उसके बाद है आर्टिकल 26,
फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि आपको अपने धर्म से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको करने का, उनको अफेयर्स को मैनेज करने का पूरा क्या है, अधिकार है, लेकिन ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स, यानी कि वो किसी की पीस को ख़राब ना करते हों, जो उसके हम क्या बोलते हैं सोसाइटी की पीस और इंटीग्रिटी है उसको ख़राब ना करता हो, उसको हानि ना पहुँचाता हो, किसी और के खिलाफ ना हो, तो वो सब इसके अंदर क्या है, रीजनेबल कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन बाकी आपको क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27 है प्रिवेंट्स अ पर्सन बीइंग कंपेल्ड टू पे टैक्सेस, यानी कि किसी पर्सन को किसी धर्म से संबंधित, यानी किसी धर्म के प्रमोशन के लिए उसको टैक्स पे करने के लिए क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर स्टेट है तो स्टेट अगर उस पर कोई ये कहकर टैक्स लगा रहा है कि हिंदू धर्म का ये काम हमको करवाना है इसलिए हम आपसे टैक्स ले रहे हैं, तो वो नहीं करवा सकता, बिकॉज आप किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए कोई टैक्स किसी पर लिवाई करने के लिए, यानी कि किसी पर लगाने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है आर्टिकल 28 जो है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, यानी कि ये आपकी पूरी आज़ादी है कि आप किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, अटेंड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ओके, उसके बाद है आर्टिकल 29 यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। इसके अंदर क्या है, यानी कि वो लोग जैसे कि जिनकी कुछ खास लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ खास स्क्रिप्ट्स होते हैं, तो उनको प्रिजर्व करने का उनका पूरा अधिकार है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं कई स्कूल्स में, है ना, जैसे कि साउथ इंडिया में होती हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो अपने कल्चर को क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, माइनॉरिटी में, यानी कि काफ़ी सारे लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये अधिकार है, उनको ये हक है कि वो अपने कल्चर को, यानी कि माइनॉरिटी होने के नाते भी वो उसको इंटरेस्ट को क्या कर सकें, प्रोटेक्शन कर सकें। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि आपने सिख रिलीजन की क्या देखे होंगे, वो देखे होंगे स्कूल्स देखे होंगे, तो उनको अपनी माइनॉरिटी को, यानी कि अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने का क्या है, अधिकार है, लेकिन किसी और के रिलीजन को या किसी और की फ्रीडम को वो क्या नहीं करते हो, हानि ना करते हो बस। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद आता है आर्टिकल 32, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसके अंदर क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम क्या इशू कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट क्या इशू कर सकती है, उसका नाम है रिट। ठीक है, वो रिट कौन से, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ नीचे, एक सेकेंड। हाँ, सो वो रिट कौन से हैं, वो रिट सबसे पहले है, 5 रिट हैं। सबसे पहले है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी एंड क्यो वारंटो। ये पांचों, यानी कि यहाँ पर आप फिर से स्टार लगा लो, जितने भी लगा सकते हो, यहाँ पे मैं 3 स्टार लगा रही हूँ। तो ये जो तीनों, यानी कि पांचों जो रिट हैं, ये कौन इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ओनली सुप्रीम कोर्ट इनको इशू कर सकती है, कोई हाइड कोर्ट या फिर कोई अदर कोर्ट नहीं कर सकती। तो ये आपको पांचों के पांचों याद रखने हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन एंड सर्चरी। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, बिकॉज अगर इसी वीडियो में मैं एक एक को यहाँ पर एक्सप्लेन करने गई तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी मैं इसको बस यहाँ पर आपको जो आर्टिकल 19 की मैंने आपको बताई थी कि 6 फ्रीडम्स, मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, वो बताकर इसका एंड करूँगी। उसके बाद जो है अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 6 फ्रीडम्स के बारे में आपको बताऊंगी कि जो 6 फ्रीडम्स आर्टिकल 19 के अंदर दी गई हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप क्या कर लेना, याद कर लेना, बिकॉज ये अरेंज करने के लिए भी आ जाती हैं। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आपको कुछ भी बोलने की, यानी कि सरकार के खिलाफ तक बोलने की भी आपको क्या है, स्पीच और एक्सप्रेशन की आज़ादी है। लेकिन आप क्या कहते हैं, भारत की जो है अखंडता या फिर सिक्योरिटी को क्या ना करते हो, हानि ना करते हो, या किसी और की स्पीच और एक्सप्रेशन को हानि ना पहुंचाते हो, तो आप उस दायरे में रहकर और कुछ भी कहने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अपनी फीलिंग्स को क्या हो, फ्रीडम है आपको। ठीक है, उसके बाद है असेंबली पीसफुली। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइट टू स्ट्राइक, RTS लिख देती हूँ, राइट टू स्ट्राइक आपको नहीं है। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि अगर हमें राइट टू असेंबली है तो राइट टू स्ट्राइक भी है, बिकॉज ये क्वेश्चन दे के आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है कि राइट टू स्ट्राइक कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, अ बिग नो। ठीक है, राइट टू स्ट्राइक नहीं है। ये असेंबली का मतलब क्या है कि आप पीसफुली कुछ भी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, कोई मार्च निकाल सकते हो, जैसे कि आपने कैंडल मार्च भी देखी होंगी, तो वो आपको करने का अधिकार है, लेकिन राइट टू स्ट्राइक आपको अधिकार यहाँ पर क्या नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद अगर
इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ से। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, राइट ऑफ एसोसिएशन एंड कॉपरेशन। यही भी मैं आपको बताऊंगी 97th अमेंडमेंट अभी आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको एसोसिएशन बता देती हूँ। राइट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ये जैसे कि आपने लेबर यूनियंस देखे होंगे, है ना, विमेन के लिए देखे होंगे, जो विमेन के लिए काम करती हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं, तो आपको एसोसिएशंस बनाने का इस टाइप के क्या है अधिकार है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बनाने का आपको अधिकार है, जो कि बाद में जोड़ा गया है कौन से अमेंडमेंट से? 97th अमेंडमेंट 2000। एक सेकेंड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है। हाँ, अब मैं सबको हटा देती हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, 97th अमेंडमेंट 2011 से इसको क्या किया गया था? ऐड किया गया था एज अ आर्टिकल 19C के अंडर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से आर्टिकल से, कौन से अमेंडमेंट में कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो क्या गया था, ऐड किया गया था। तो किस में किया गया था? आर्टिकल 19C, आर्टिकल 19C के अंदर इसको एसोसिएशन के साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट इंडिया, यानी कि आपको इंडिया में कहीं भी आने जाने की क्या है, पूर्ण आज़ादी है। उसके बाद है राइट ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आप पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हो एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर जो पहले था, लेकिन अब वो प्रोविज़न भी हट चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ सर्कमस्टांसेस रखे गए हैं, ठीक है, कुछ क्या बोलते हैं उनको, मापदंड रखे गए हैं कि उनको फुलफिल करने के बाद ही वहाँ पर जाके रह सकते हो। ऐसे नहीं कि कोई भी मुँह उठा के चला गया, ठीक है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, सिक्योर्ड एरिया टाइप है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। सो उसकी बात एक अलग है। तो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस यानी कि आप भारत में कहीं भी जाके रह सकते हो। राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो थी पहले थी, जस्ट बिकॉज मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 31 जो था, राइट टू प्रॉपर्टी वो अबॉलिश कर दिया गया था, तो उसके रिलेटेड ही एक प्रोविज़न 19F भी था, आर्टिकल 19F था, जिसको अब क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था बाय 44th अमेंडमेंट 1978। ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी कब हटाया गया था। तो अबॉलिश 44 अमेंडमेंट 1978 के थ्रू इसको क्या किया गया था, हटा दिया गया था। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोविज़न आता है वो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी कि ऑक्यूपेशन, यानी कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी ऑक्यूपेशन अपनाने की क्या है, पूर्ण तरीके से आज़ादी है। तो यानी कि आप इसको हटा दो तो अब आपके पास कितनी बची यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ए से लेकर जी तक आपको यहाँ पे 6 फ्रीडम है, जिसको एफ को ऑमिट कर दिया गया था, हटा दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था बाय 44th अमेंडमेंट 1978। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जस्ट बिकॉज अभी बहुत सारे जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो सबके रिलेटेड मैं अपनी वीडियोज़ लेकर आऊँगी और काफ़ी के ऊपर बना भी चुकी हूँ, जैसे कि MA के ऊपर बना चुकी हूँ, DU के ऊपर बना चुकी हूँ, BEd के ऊपर बना चुकी हूँ। तो आप जाकर उनको देख सकते हो, मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, और उन सब का डिस्क्रिप्शन लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको हमारी कोई भी नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट बुक्स चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए, तो आप हमको कहाँ पे जुड़ जाइए, एजू ग्रैबर करके टेलीग्राम चैनल है एजू ग्रैबर, तो वहाँ पर आप हमें जुड़ जाइएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए